नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस के माइंड मैप प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन मॉडर्न इंडिया से संबंधित है, यानी आधुनिक भारत से। इसमें हम लोग ब्रिटिश काल में भू राजस्व व्यवस्था को समझेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग 4 भू राजस्व व्यवस्थाओं को पढ़ेंगे, जिसमें पहली है स्थायी बंदोबस्त, दूसरी है रैयत बारी या रैयत बाड़ी बंदोबस्त, और तीसरी है महलबारी या महलबाड़ी बंदोबस्त, और चौथी जो अंतिम है इजारेदारी बंदोबस्त या इजारेदारी प्रथा। तो साथियों, इसमें आपको ये याद रखना है कि ये जो भी व्यवस्थाएं थी सभी, इनका मुख्य उद्देश्य किसानों का शोषण करना था और जो कंपनी था उसका लाभ सुनिश्चित करना था। तो आपको ये बात अच्छे से याद रखनी है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इन व्यवस्थाओं को जानते हैं। पहली व्यवस्था है स्थायी बंदोबस्त। इसको आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो अन्य नाम हैं। पहला है जमींदारी व्यवस्था, दूसरा है इस्तमरारी बंदोबस्त। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको इसमें जो बात याद रखनी है, पहली महत्वपूर्ण बात, इस योजना का ड्राफ्ट या इस योजना को तैयार सर जॉन शोर ने किया था। ये आपको नाम अच्छे से याद रखना है। अगली बात, इस योजना को गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में लागू किया गया था। ये नाम और वर्ष आपको अच्छे से याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगली बात इसमें आपको याद रखनी है, सरकार का किसान से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा इस व्यवस्था के अंतर्गत। इसमें क्या होता था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी वो सीधे जमींदारों के साथ अपना समझौता करती थी, उसका किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। आपको याद रखना है। अगला पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, जमींदारों को वंशानुगत एवं हस्तांतरणीय अधिकार दिए गए इस व्यवस्था के अंतर्गत। अगला पॉइंट, जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, जमींदारों को राजस्व में कंपनी द्वारा हिस्सा देना पड़ता था। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या होता था कि जैसे अगर मान लो 100% रेवेन्यू है, ये यहाँ पे समझाया भी गया है। जैसे भू राजस्व का 90% हिस्सा कंपनी को यानी 10/11 भाग, और 10% हिस्सा यानी 1/11 भाग जमींदारों को अपने पास रखना होता था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, इस व्यवस्था के अंतर्गत जो जमींदार हुआ करते थे वो जागीर के मालिक थे, यानी जो भी भूमि होती थी उसके मालिक जमींदार थे। अगली बात इसमें आपको याद रखनी है, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का लगभग 19% क्षेत्र कवर किया गया। ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात आपको याद रखनी है, इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिले तथा उड़ीसा में लागू किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इसमें, सरकारी हिस्सा इस व्यवस्था के अंतर्गत सदा के लिए फिक्स कर दिया गया। अंतिम बात जो इसमें आपको याद रखनी है, तय रकम से अधिक वसूली करने पर उसे रखने का अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखनी है। यानी अगर जैसे कंपनी ने अगर मान लो कोई दर तय की है, अगर उससे ज्यादा वसूली जमींदार कर लेते हैं तो वो अपने पास जो राजस्व था उसको रख सकते थे। तो ये स्थायी बंदोबस्त से जुड़ी कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था को समझते हैं। इसमें सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, रैयत का अर्थ होता है किसान। यानी इस व्यवस्था के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया था, जो वो राजस्व को लेकर समझौता था वो सीधे किसानों के साथ कर लिया था। अब जमींदारों से कोई मतलब नहीं रहा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, इस व्यवस्था को असम, बम्बई, मद्रास में लागू किया गया। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसे 1820, ये वर्ष भी आपको याद रखना है, 1820 में शुरू किया गया। अगली बात इसमें आपको याद रखनी है, उपजाऊपन तथा फसल के आधार पर राजस्व 30 साल के लिए निश्चित कर दिया गया। इसमें जमीन सीधे रैयत यानी किसान को दे दी गई। अगली बात इसमें आपको याद रखनी है जो महत्वपूर्ण है, इसका प्रारंभ टॉमस मुनरो तथा एलिफिस्टन, ये आपको नाम अच्छे से याद रखने हैं दोनों, टॉमस मुनरो तथा एलिफिस्टन द्वारा किया गया। अगला पॉइंट इसमें, सरकार किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं रह गया था। ये भी आपको याद रखना है। यानी पहले जो जमींदार हुआ करते थे, अब सरकार उनसे समझौता ना करके सीधे किसानों से करती थी। अगली बात इसमें आपको याद रखनी है,
इस व्यवस्था के अंतर्गत जो उस समय भूमि हुआ करती थी उसका 91% भाग कवर किया गया, या 51% भाग इसमें आया। यहाँ पे याद रखना 51%, 51। अगली बात इसमें आपको याद रखनी है जो महत्वपूर्ण है, इस व्यवस्था के अंतर्गत पैदावार का 50% हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात इसमें इस व्यवस्था के तहत जो बातें थी वो यहाँ पे आपको याद रखनी है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। दूसरी बात, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, यानी जमीन सरकार किसानों को दे देती थी। अगली बात इसमें आपको याद रखना है, इस व्यवस्था के संदर्भ में टॉमस मुनरो का एक कथन है, ये वह प्रथा है जो भारत में हमेशा से रही। तो ये आपको कथन याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है टॉमस मुनरो का। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली व्यवस्था पर आते हैं जिसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी बंदोबस्त। तो सबसे पहली बात इसमें आपको ये याद रखनी है, इसे 1822 में शुरू किया गया है, ये वर्ष आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, इसे हाल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया था, यानी इसका ड्राफ्ट जो था हाल्ट मैकेंजी ने बनाया। अगला पॉइंट इसमें आपको याद रखना है, इस व्यवस्था का संबंध वर्ल्ड कमीशन से भी है, यानी जो वर्ल्ड आयोग था उससे भी इस व्यवस्था का संबंध है। अगली बात या अगला पॉइंट, भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव के साथ किया गया। इस व्यवस्था में जो भू राजस्व का बंदोबस्त हुआ करता था कंपनी पूरे गांव के साथ करती थी, इसलिए इसे महालवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। और इसमें आपको याद रखना है अगला पॉइंट, ग्राम प्रधान को यानी जो गांव का मुखिया होता था जमींदार से अधिक महत्व दिया गया। अगला, भू राजस्व के आकलन हेतु विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों तथा अधिकारों को ध्यान में रखा गया था इस व्यवस्था के अंतर्गत। अगला पॉइंट है इसमें, इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का लगभग 30% हिस्सा कवर किया गया। अगला आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत क्षेत्र मध्य प्रांत, यानी ये किन किन क्षेत्रों में लागू की गई, मध्य प्रांत, यूपी का आगरा क्षेत्र और पंजाब, ये क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इसमें, इसे ग्राम प्रथा भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, इसमें पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये महालवाड़ी व्यवस्था से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अंतिम व्यवस्था पर आते हैं जो महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है इजारेदारी प्रथा या इजारेदारी व्यवस्था। इसमें आपको मैं समझा रहा हूँ क्या होता था, इसमें कंपनी क्या करती थी, बोली लगाती थी। जैसे भूमि या जागीर हुआ करती थी उसकी कंपनी बोली लगाती थी, और जो भी व्यक्ति होता था जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसी को जो जागीर या भूमि हुआ करती थी वो दे दी जाती थी, और जो उसका मालिक होता था उसको इजारेदार कहता जाता था, और ये प्रथा इजारेदारी प्रथा कहलाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला है इसमें, पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, बाद में इसको 1 वर्ष कर दिया गया। दूसरा, इसे शुरू किसने किया, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इसे शुरू किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट इसमें, सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दे दी जाती थी और उसे इजारेदार कहा जाता था, जो अभी हमने आपको बताया। अगला पॉइंट इसमें, यद्यपि ये दोषपूर्ण थी फिर भी इसने कंपनी की आय में वृद्धि की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इसमें, मुख्यतः बंगाल में ही लागू किया गया था, या इसे बंगाल में ही मुख्यतः लागू किया गया था। अगला इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें इजारेदारों जिन्हें जमींदार ठेकेदार का भूमि पर अस्थायी स्वामित्व होता था, यानी आपको ध्यान रखना है अस्थायी, वो लोग मतलब परमानेंट नहीं थे, इसलिए वे भूमि सुधार में कोई रुचि नहीं लेते थे। जब उनका भूमि पर अस्थायी स्वामित्व होता था यानी उनका स्वामित्व बदलता रहता था, इसलिए वो भूमि सुधार पर कोई भी दिलचस्पी या रुचि नहीं लेते थे। तो ये इजारेदारी व्यवस्था से संबंधित कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित एक कानून है उसको भी जान लेते हैं, जिसका नाम है सनसेट लॉ या सूर्यास्त का नियम। ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो आइए जानते हैं इसको। जमींदारों को निश्चित तिथि को भू राजस्व सरकार को अदा करना होता था। 1793 ईस्वी के बंगाल रेगुलेशन के आधार पर 1794 ईस्वी में सूर्यास्त कानून यानी सनसेट लॉ लाया गया, जिसके अनुसार अगर एक निश्चित तिथि को
सूर्यास्त होने तक जमींदार जिला कलेक्टर के पास भू राजस्व की रकम जमा नहीं करता था, उसकी पूरी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। तो ये आपको सूर्यास्त कानून याद रखना है। आपको मैं सरल शब्दों में समझा रहा हूँ। इसमें क्या होता था, जैसे कंपनी एक डेट फिक्स कर देती थी, उसने अगर कोई दिन फिक्स कर दिया तो उसके उस दिन के सूर्यास्त होने तक जो भी जमींदार होते थे उनको जो राजस्व कंपनी द्वारा तय किया गया था उसको जिला कलेक्टर के पास जमा करना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती थी तो जो कंपनी द्वारा उसको जो भूमि दी जाती थी, या आप जागीर कह लीजिए, वो नीलाम कर दी जाती थी, यानी किसी अन्य व्यक्ति को वो दे दी जाती थी। तो ये भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी, आपको याद रखनी है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना आईएएस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।